तो चलिए शुरू करते हैं आज की चर्चा। आज हमारे पास पाउलो कोएल्हो की जो बहुत मशहूर किताब है द अल्केमिस्ट, उस पर आधारित कुछ नोट्स हैं। इनका शीर्षक है द अल्केमिस्ट, सपनों की यात्रा और आत्मखोज। और ये नोट्स सिर्फ आप कह सकते हैं कहानी का सार नहीं बताते। इनमें कहानी के जो मुख्य पड़ाव हैं उसके गहरे संदेश और किताब का जो असर रहा है उस पर भी काफी रोशनी डाली गई है। लगता है जिसने भी ये तैयार किए हैं वो कहानी की तह तक जाना चाहता है। तो आज हमारा काम यही है, इन नोट्स के सहारे हम इस कहानी के दिस में उतरने की कोशिश करेंगे। सैंटियागो, वो जो गडरिया है, उसकी यात्रा को देखेंगे, उसके संघर्ष, उसकी सीख, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये नोट्स सपनों, नियति और खुद को खोजने के बारे में क्या खास बताते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं सफर। कहानी की जमीन, जैसा मैंने कहा, स्पेन का अंदलूसिया है और हीरो है सैंटियागो, एक नौजवान गडरिया। ऊपर से देखें तो जिंदगी ठीक ठाक है, भेड़े चरा रहा है, घूम रहा है, लेकिन उसके अंदर ना एक बेचैनी सी है, और वो जुड़ी है एक सपने से जो उसे बार बार आता है। सपना के मिस्र के पिरामिडों के पास कोई खजाना है, उसका इंतजार कर रहा है। और यहीं से, जैसा नोट्स में लिखा है, उसकी पर्सनल लेजेंड, मतलब जीवन के असली मकसद की तलाश शुरू होती है। ये पर्सनल लेजेंड का आइडिया ही अपने आप में बड़ा मजेदार है ना? बिल्कुल। और ये पर्सनल लेजेंड का जो कॉन्सेप्ट है वो कहानी में बहुत जल्दी सामने आ जाता है। पहले सैंटियागो एक बूढ़ी जिप्सी भविष्यवक्ता से मिलता है। वो कहती है कि उसके सपने को गंभीरता से लो। फिर उसकी मुलाकात होती है एक रहस्यमयी बूढ़े राजा से, मेल्किजेडेक। नोट्स इस मुलाकात को काफी अहम मानते हैं और सही भी है। मेल्किजेडेक ही उसे समझाता है कि हर इंसान का दुनिया में एक खास मकसद होता है, एक पर्सनल लेजेंड जिसे पूरा करने के लिए वो पैदा हुआ है। और यहीं पर वो मशहूर लाइन आती है जिसका जिक्र नोट्स में भी है, जब तुम सच में कुछ चाहते हो तो पूरी कायनात उसे हासिल करने में तुम्हारी मदद करने की साजिश करती है। सुनने में तो ये बहुत जादुई सा लगता है। क्या नोट्स इसे बस एक खूबसूरत ख्याल की तरह बताते हैं या इसका कोई गहरा मतलब भी है? नहीं, नोट्स इसे सिर्फ एक कहावत की तरह नहीं देखते। ऐसा लगता है वो इसे कहानी का एक बेसिक नियम मान रहे हैं। ये सिर्फ किस्मत की बात नहीं है, शायद ये इशारा है कि जब आप अपने मकसद के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं तो आप मौकों को पहचानने लगते हैं। सही लोग आपकी तरफ खिंचे चले आते हैं और आपके अंदर वो ताकत आ जाती है जो शायद पहले नहीं थी। जैसे मेल्किजेडेक सैंटियागो को वो 2 पत्थर देता है, उरीम और थुमिम। हाँ। वो पत्थर सिर्फ हाँ या ना बताने वाले नहीं है, वो शायद इस बात का प्रतीक है कि रास्ते में गाइडेंस मिलती है अगर आप उसे खोजने को तैयार हो। तो ये कायनात की साजिश जो है वो शायद बाहरी मदद और आपकी अपनी आंतरिक तैयारी का एक संगम है। ये दिलचस्प बात कही आपने कि ये सिर्फ बाहरी मदद नहीं, अंदरूनी बदलाव भी है। खैर, तो इन सब बातों से हिम्मत पाकर और अपने पर्सनल लीजन की तलाश में सैंटियागो एक बहुत बड़ा कदम उठाता है। वो अपनी भेड़ें बेच देता है, अपनी पूरी जानी पहचानी दुनिया, सब कुछ, और अफ्रीका जाने वाले जहाज पर सवार हो जाता है। सोचिए, एक सपने के पीछे सब कुछ दांव पर लगा देना। लेकिन फिर कहानी वो मोड़ लेती है जिसकी उम्मीद शायद उसने नहीं की होगी। नोट्स बताते हैं कि टैंजियर पहुंचते ही एक अजनबी उसका भरोसा जीतता है और उसके सारे पैसे चुरा लेता है। वो एकदम अकेला रह जाता है, अनजान जगह पर, बिना पैसों के। पर्सनल लीजन की राह इतनी जल्दी, इतनी मुश्किल हो जाएगी, ये तो उसने सोचा भी नहीं होगा। और नोट्स इस घटना को सिर्फ से बुरा हादसा नहीं मानते, नहीं, बल्कि ये एक बहुत जरूरी सबक है। ये वो पहला बड़ा झटका है जो सपने देखने वाले को असलियत की जमीन पर लापटकता है। यहाँ सैंटियागो के पास मौका था, वो हार मानकर वापस जा सकता था, शायद भेड़ें खरीदने लायक पैसे कमा सकता था, लेकिन वो ऐसा नहीं करता। उसे क्रिस्टल व्यापारी की दुकान पर महीनों काम करना पड़ता है। नोट्स इस समय को सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं मानते, ये उसके चरित्र निर्माण का समय है। यहाँ वो धैर्य सीखता है, रोज की जो नीरस लगने वाली मेहनत है उसमें लगे रहना। वो दृढ़ता सीखता है, जब मंजिल दूर लगे तब भी टिके रहना। और शायद सबसे अहम बात, वो क्रिस्टल व्यापारी से सीखता है कि कैसे छोटे छोटे बदलाव करके भी हालात बेहतर बनाए जा सकते हैं। भले ही वो पिरामिड तक पहुंचने जितना बड़ा सपना ना हो, ये एक तरह से उसके पर्सनल लीजेंड की यात्रा का एक अप्रत्याशित लेकिन जरूरी हिस्सा बन जाता है। ये दिखाता है कि कायनात सिर्फ मदद ही नहीं करती, वो परखती भी है। हाँ, ये क्रिस्टल व्यापारी वाला हिस्सा वाकई सोचने पर मजबूर करता है। 1 साल से ज्यादा वक्त वहां गुजारने के बाद सैंटियागो फिर से पैसे जमा कर लेता है।
इतने कि वो अपनी यात्रा जारी रख सके। इस बार वो रेगिस्तान पार करने वाले कारवां में शामिल होता है। यहाँ उसकी मुलाकात एक और खोजी से होती है, एक अंग्रेज। वो एल्केमी सीखने की धुन में है। नोट्स इन दोनों के बीच का जो फर्क है उसे काफी उभारते हैं। अंग्रेज किताबों में ज्ञान ढूंढ रहा है, वो सोना बनाने का रहस्य जानना चाहता है। उसकी खोज बाहरी है। बिल्कुल, और यहीं पर कहानी और गहरी होती जाती है। अंग्रेज का जो किताबी ज्ञान है वो उसे असली एल्केमिस्ट तक नहीं पहुंचा पाता, बल्कि सैंटियागो जो दुनिया को पढ़ना सीख रहा है, जो संकेतों पर ध्यान दे रहा है। जैसे वो बाजों की उड़ान देखकर लड़ाई की भविष्यवाणी करता है। हाँ वही, तो वो एल्केमिस्ट का ध्यान खींचता है। फिर नखलिस्तान में उसकी मुलाकात होती है असली एल्केमिस्ट से। नोट्स के अनुसार एल्केमिस्ट का रोल सिर्फ सोना बनाना सिखाना नहीं है। नहीं, वो सैंटियागो को वो चीज सिखाता है जो अंग्रेज नहीं समझ पा रहा था, कि असली एल्केमी बाहरी धातु को बदलने की नहीं, बल्कि खुद को बदलने की प्रक्रिया है। एल्केमिस्ट उसे बाहरी संकेतों, ओमेन्स के साथ साथ अपने दिल की आवाज सुनने पर जोर देता है। वो उसे डर का सामना करना सिखाता है। यहाँ एल्केमी एक आध्यात्मिक रूपक बन जाती है, अपने अंदर के शीशे को सोने में बदलना, यानी अपनी कमियों को ताकत में बदलना। दिल की आवाज सुनना, ये एक और बड़ा थीम है जिस पर नोट्स काफी जोर देते हैं। और इसी दौरान नखलिस्तान में सैंटियागो की जिंदगी में एक और अहम मोड़ आता है, फातिमा। उसे फातिमा से प्यार हो जाता है। नोट्स इस हिस्से को बहुत बहुत खूबसूरती से पेश करते हैं। सैंटियागो को लगने लगता है कि शायद फातिमा ही उसका खजाना है, शायद उसे यहीं रुक जाना चाहिए। ये एक बहुत ही मानवीय दुविधा है ना, प्यार और अपने सपने, अपने मकसद के बीच चुनना। क्या नोट्स इसे एक रुकावट की तरह दिखाते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि नोट्स इस हिस्से को एल्केमिस्ट के एक और महत्वपूर्ण सबक के तौर पर पेश करते हैं। एल्केमिस्ट सैंटियागो को समझाता है कि सच्चा प्यार कभी किसी को उसके पर्सनल लीजेंड को पूरा करने से रोकता नहीं है। अगर प्यार सच्चा है तो वो इंतजार करेगा, वो प्रेरणा देगा। फातिमा सैंटियागो से कहती भी है कि वो रेगिस्तान की औरत है और इंतजार करना जानती है। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि प्यार और व्यक्तिगत नियति एक दूसरे के दुश्मन नहीं है, बल्कि साथी हो सकते हैं। अच्छा, सच्चा प्यार आपकी सफर को और मायने देता है, उसे अधूरा नहीं छोड़ता। अगर फातिमा उसका असली खजाना होती तो शायद कायनात उसे पिरामिड का सपना दिखाती ही नहीं। ये संतुलन साधने की बात है, अपने रिश्तों को निभाते हुए भी अपने अंदर की पुकार को अनसुना ना करना। ये शायद किताब के सबसे ज्यादा प्रासंगिक संदेशों में से एक है जिस पर नोट्स ध्यान खींचते हैं। ये वाकई एक गहरा सबक है। तो फातिमा के प्यार और एल्केमिस्ट के मार्गदर्शन के साथ सैंटियागो अपनी यात्रा के अंतिम चरण के लिए निकलता है। रास्ता अब भी आसान नहीं है। उसे रेगिस्तानी कबीलों की लड़ाई का सामना करना पड़ता है, उसकी जान पर बनाती है। एल्केमिस्ट उसे हवा में बदलने जैसी परीक्षा से गुजरने को कहता है। ये सब जैसे अंतिम परीक्षाएं हैं। और आखिरकार तमाम मुश्किलों के बाद वो मिस्र पहुंचता है, पिरामिडों के सामने खड़ा होता है, वो जगह जिसका सपना उसे यहां पर खींच लाया था। लेकिन नोट्स के मुताबिक जब वो उस जगह को खोदना शुरू करता है जहां उसे खजाना मिलने की उम्मीद थी, तो उसे कुछ नहीं मिलता। इतनी लंबी यात्रा, इतना संघर्ष और नतीजा सिफर, ये तो बहुत निराशाजनक लगता है। हाँ, पहली नजर में देखें तो ये बहुत ही निराशा का पल लगता है, लेकिन नोट्स इसे कहानी का चरम बिंदु, क्लाइमैक्स मानते हैं, और शायद सबसे महत्वपूर्ण रहस्योद्घाटन का पल भी। जब सैंटियागो निराश होकर खुदाई कर रहा होता है, तभी कुछ लुटेरे आ जाते हैं। वो उसे पीटते हैं, और जब वो उनसे अपने सपने और खजाने के बारे में बताता है तो लुटेरों का सरदार उसका मजाक उड़ाता है। वो कहता है, क्या बेवकूफ़ी है, मुझे भी सालों पहले एक सपना आया था कि स्पेन में एक टूटे फूटे गिरजाघर के पास जहां एक गूलर का पेड़ उगता है, वहां जमीन में खजाना गड़ा है। अरे, लेकिन मैं तुम्हारी तरह बेवकूफ़ नहीं हूं कि एक सपने के पीछे इतनी दूर जाऊं। और नोट्स बताते हैं कि इसी पल सैंटियागो को जैसे बिजली कौन भी हो। लुटेरे जिस जगह का जिक्र कर रहे थे वो वही जगह थी जहां से उसने अपनी यात्रा शुरू की थी। कमाल है। असली खजाना मिस्र में नहीं था, बल्कि स्पेन में था, उसी पुरानी जगह पर जहां वो अपनी भेड़ों के साथ सोया करता था। अरे वाह, मतलब पूरी दुनिया का चक्कर लगाकर वापस वहीं पहुंचना जहां से शुरू किया था। ये तो कमाल का मूड है। तो इन नोट्स के हिसाब से इसका मतलब क्या निकाला जाए फिर? क्या पूरी यात्रा बेकार गई? नोट्स इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि यात्रा बिल्कुल बेकार नहीं गई, नहीं, बल्कि यात्रा ही असली खजाना थी। हाँ,
भौतिक खजाना उसे स्पेन में ही मिला, हाँ। लेकिन उसे पाने के लिए और उस खजाने के असली महत्व को समझने के लिए सैंटियागो को मिस्र तक की यात्रा करनी पड़ी। नोट्स के अनुसार इस यात्रा ने सैंटियागो को बदल दिया। उसने दुनिया देखी, उसने प्यार किया, उसने डर पर काबू पाया, उसने संकेतों को पढ़ना सीखा, उसने अपने दिल की सुनी, उसने एल्केमी का असली मतलब समझा। अगर वो सीधे स्पेन में खुदाई करता तो शायद उसे सोना मिल जाता, लेकिन वो ज्ञान और अनुभव नहीं मिलता जो उसे सफर ने दिया। तो नोट्स का इशारा ये है कि असली खजाना सिर्फ सोना चांदी नहीं है, वो आत्मज्ञान है, वो परिपक्वता है जो सैंटियागो ने इस यात्रा के दौरान हासिल की। खजाना हमेशा वहां नहीं होता, वो यहाँ भी हो सकता है, लेकिन उसे पहचानने के लिए हमें वहां तक जाने का सफर करना पड़ सकता है। ये तो बहुत गहरा विचार है। तो अब अगर हम नोट्स में बताए गए जो मुख्य संदेश हैं उन्हें समेटें तो वो क्या होंगे? पहला तो यही कि अपने पर्सनल लीजेंड, अपने सपनों का पीछा करना जरूरी है। दूसरा, ये विश्वास की कायनात आपकी मदद करती है अगर आप पूरी शिद्दत से कोशिश करें। तीसरा, रास्ते में जो मुश्किलें आती हैं उनसे सीखना, धैर्य और विश्वास बनाए रखना। और चौथा, शायद सबसे महत्वपूर्ण, कि असली खजाना अक्सर बाहरी दुनिया में नहीं होता, वो हमारे भीतर या हमारी जड़ों में ही छिपा होता है। और हाँ, पांचवा, वो फातिमा वाला सबक कि सच्चा प्यार आपके रास्ते में बाधा नहीं बनता। बिल्कुल, नोट्स इन्हीं संदेशों को रेखांकित करते हैं और शायद इसीलिए ये किताब इतनी प्रभावशाली है, जैसा कि नोट्स बताते हैं, क्योंकि ये संदेश किसी खास संस्कृति या समय से बंधे नहीं हैं। ये जिंदगी की उन बुनियादी सच्चाइयों की बात करते हैं जिनसे हर इंसान कभी न कभी जूझता है। मकसद की तलाश, प्यार, डर, हार, जीत और खुद को समझना। नोट्स में ये भी बताया गया है कि ये किताब क्यों पढ़ी जानी चाहिए। इसकी सरल, लगभग काव्यात्मक भाषा जो गहरे विचारों को भी आसानी से समझा देती है। सही कहा। ये पाठकों में आत्मविश्वास जगा सकती है, उन्हें अपने सपनों पर फिर से यकीन करने के लिए प्रेरित कर सकती है। ये मुश्किलों को देखने का नजरिया बदल सकती है, उन्हें रुकावट की जगह सबक के तौर पर देखना सिखा सकती है। नोट्स ये भी कहते हैं कि ये किताब जीवन के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल सकती है। ये तो काफी बड़ा दावा है। क्या वो समझाते हैं कि कैसे? हाँ, नोट्स का इशारा इस तरफ है कि किताब हमें रोजमर्रा की जिंदगी में संकेतों को देखने, अपने अंदर की आवाज पर भरोसा करने और अपने पर्सनल लीजेंड के बारे में सोचने पर मजबूर करती है। ये पूछती है कि क्या हम सिर्फ जी रहे हैं या अपने असली मकसद को जी रहे हैं। नोट्स के मुताबिक ये किताब एक तरह से आधुनिक अध्यात्म की गाइड बन जाती है, जो बाहरी कर्मकांडों के बजाय आंतरिक यात्रा पर जोर देती है। ये पाठक को खुद से सवाल पूछने पर उकसाती है, मेरा पर्सनल लीजेंड क्या है? क्या मैं उसे जी रहा हूँ? अगर नहीं तो क्यों? और ये सवाल ही शायद दृष्टिकोण बदलने की शुरुआत करते हैं। ये पाठक को सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाती, बल्कि उसे अपने जीवन की कहानी पर सोचने को मजबूर करती है। तो कुल मिलाकर इन नोट्स के जरिए हमने द एल्केमिस्ट की दुनिया में एक गहरी डुबकी लगाई। हमने सैंटियागो की यात्रा को सिर्फ एक कहानी की तरह नहीं देखा, बल्कि आत्मखोज के एक रूपक की तरह समझा। हमने देखा कि कैसे दूर के खजानों का सपना उसे दुनिया घुमाता है, उसे बदलता है और अंत में उसे वापस अपनी जड़ों और अपने अंदर के खजाने तक ले आता है। यात्रा बाहर से शुरू होकर भीतर खत्म होती है। और अंत में, जैसा कि इन नोट्स को पढ़ने के बाद महसूस होता है, एक विचार जो सोचने पर मजबूर करता है वो ये है, सैंटियागो को अंत में भौतिक खजाना भी मिला और आंतरिक ज्ञान भी, लेकिन अगर असली खजाना, जैसा कि कहानी बार बार इशारा करती है, आंतरिक है, हाँ, यानी समझ, शांति, खुद को जानना, तो फिर बाहरी दुनिया में पर्सनल लेजेंड को पूरा करने, यानी कोई भौतिक लक्ष्य हासिल करने का क्या महत्व रह जाता है? क्या बाहरी सफलता सिर्फ आंतरिक विकास का एक साइड इफेक्ट है, या फिर क्या ये दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ चलते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि कभी-कभी बाहरी लक्ष्य का पीछा हमें आंतरिक खजाने से दूर कर दे? नोट्स हमें सैंटियागो की कहानी दिखाते हैं जहां दोनों मिलते हैं, लेकिन ये सवाल छोड़ जाते हैं कि क्या ये हमेशा ऐसा ही होता है? इस पर विचार करना वाकई दिलचस्प हो सकता है।